हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। देखो आपको डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता होगा। क्या फॉर्मूला होता है भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यही फॉर्मूला होता है। ठीक बात है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको वर्टिसेस गिवन हो तो ऐसे निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 4 है डिटर्मिनेंट में, है ना। हमारे पास 1 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे हम? देखो दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा अंदर। कैसे? ये x1 और y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एज इट इज़। ये हमने 2 से काट दिया, 4 आ गया। ये जो 4 आ गया इसको हम लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं ना डिटर्मिनेंट में ऐसे। तो ये आ गया 8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज x1 y1 4 x2 y2 4 x3 y3 4। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमको गिवन है, ट्रायंगल की साइड A है और वो इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला पता ही होगा आपको, होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है ना इक्विलेटरल का एरिया। ये जो 8 था ये तो एज इट इज़ लिख दिया और एरिया की जगह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। इज इक्वल्स टू दिस। कितना है ये? x1 y1 4 x2 y2 4 x3 y3 4। ठीक है। इसको काट देते हैं भाई, ये 2 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12। तो ये हो जाएगा भाइयों 12 इंटू a⁴ इज इक्वल्स टू x1 y1 4 x2 y2 4 x3 y3 4 इसका स्क्वायर। बस हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई है। ठीक है ना, बी आ गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देखो कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है भाई। ठीक है। फिर से वही, पहले इस डिटर्मिनेंट को देख लो। ठीक है, पहले इस डिटर्मिनेंट को देख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको बताया था ना पीछे अभी, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये है ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो तसल्ली से भाई, खुद अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हो। ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, है ना। तो इधर 2 चाहिए। 2 कैसे आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। इसको काट दिया भाई इससे 2 और ये वाले 2 को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x1 y1 1 x2 y2 1 नहीं 2 आ जाएगा ना। ये भैया 2 लगा दिया ना यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इसको साफ सुथरा लिख देते हैं थोड़ा सा। और x3 y3 3। ठीक है। अबे यार क्या क्या लिख देता हूँ मैं भी, पता नहीं। 2 है ना यहाँ पे, समझ गया ना क्या किया? ये वाला 2 लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ये आ गया। अब ये मिल गया आपको। इसका स्क्वायर भी चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो क्या आ जाएगा? 16 इंटू एरिया का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 इसका स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू ये निकल गई। पर ये तो अजीब सी दे रखी है वैल्यूज़, है ना। ये कहाँ से आएंगे अब? अब देखो PQR क्या है? ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो बच्चों आपने हेरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, कि उसमें हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ऐसे कैसे निकालते हैं? तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, है ना। P + Q + R अपॉन 2, यही निकालते हैं। फिर निकालते हैं S - A यानी पहली साइड, फिर S - B यानी दूसरी साइड, फिर S - C यानी तीसरी साइड, है ना। S में से इन सब को माइनस किया जाएगा। पहले S में से एक बारी
पी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, लिखा ही नहीं माइनस पी, क्या मिलेगा भाइयों, इसमें देखो हम 2 एलसीएम लेंगे तो p माइनस 2p हो जाएगा, है ना। तो q प्लस आर माइनस 2p माइनस पी हो जाएगा, है ना। कर दूँ कैलकुलेट करके, लिख दूँ, जगह तो है नहीं। तो s में से p माइनस किया तो ये आ गया q प्लस आर माइनस पी बाई 2। ऐसे ही s में से अब q माइनस करेंगे तो आ जाएगा p प्लस आर माइनस q अपॉन 2। ऐसे ही s में से r माइनस करेंगे तो आ जाएगा p प्लस q माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरे भाइयों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला जो हिरोन्स फार्मूला है वो क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए की जगह मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी साइड ए बी सी नहीं है, पी क्यू आ रहा है ना। एस माइनस पी, एस माइनस क्यू, एस माइनस आर, यही होता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ, रूट हट जाएगा, है ना। तो ये बच जाएगा। एस की वैल्यू क्या है, ये रही, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2। एस माइनस पी की वैल्यू क्या है, ये रही, क्यू प्लस आर माइनस पी अपॉन 2। ठीक है, एस माइनस क्यू की वैल्यू ये रही, पी प्लस आर माइनस क्यू अपॉन 2। और ये लास्ट वाले की वैल्यू ये रही, है ना, क्या है, p प्लस क्यू माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू क्यू प्लस आर माइनस पी इंटू पी प्लस आर माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस आर। यानी 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल है और 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके भी इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हो गई ना, इसके, है ना। तो अपना आंसर आ गया ये सी ऑप्शन, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब ये तो लड्डू क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, सीधा सीधा हाफ x1 y1 1, है ना, x2 y2 1, x3 y3 1, ये लगाओ, एरिया आ जाएगा जी। ये वर्टिसेस दे रखी हैं, इसमें पुट कर दो। तो 4 5 1 4 माइनस 2 1 माइनस 6 2 1, सही है। कर लें इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 और प्लस 1 इंटू 8 माइनस 12। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो भाई चेक कर लेना, माफ़ करना भाइयों, खुद ठीक कर सकते हो आप वो। वैसे कोशिश करूँगा कि ना ही हो मिस्टेक। -16, ये कितना हो गया भाई, -50, और ये हो गया -4, है ना। तो हाफ इंटू -70, तो ये आ गया -35। बट एरिया है तो हम पॉजिटिव कर ही देंगे उसको, है ना। 35 आ गया, 35 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो ये क्वेश्चन भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं और हमको देखना है कौन सी कंडीशन सही है। जब पॉइंट कोलिनियर है मेरे भाइयों, कोलिनियर का मतलब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल तो बनाएंगे ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो, ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो। कि इन वर्टिसेस से क्योंकि कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इन वर्टिसेस से ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि बन ही नहीं रहा ट्रायंगल, है ना। तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इट शुड बी ज़ीरो। अब भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस से कट गई है, वरना मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता उससे, पर कोई नहीं, अब उसके बिना करेंगे हम सॉल्व, क्या कर सकते हैं। तो ये हमने अपने पॉइंट्स पुट कर दिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाइयों, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो, देखो क्या आएगा। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये 2 जो है इसको तो मैंने 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया, तो ये आ गया a1 b2 माइनस b1 माइनस b2, है ना। फिर माइनस b1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर रहा हूँ, ठीक है। a2 माइनस a1 माइनस a2, फिर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a2 b1 प्लस a2 b2 माइनस b2 a1 माइनस b2 a2। ये तो सिंपल भाई एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये क्या बताऊँ कैसे करें। अगर आपको ये भी नहीं आता तो भाइयों चैप्टर सीखो, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया, देखो b2 और b2, ये भी कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, b2 a2 कट गया, है ना।
क्या बच गया, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -a1b1, इसको इससे मल्टीप्लाई करा +a1b1, और ये दोनों बच गए है ना, सॉरी ये दोनों a2b1 प्लस b2a1, माइनस है -b2a1, कट रहा है भाई कुछ, ये कट गया, ये वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आ गया, ये आ गया a2b1 इज इक्वल्स टू b2a1। ठीक है भाइयों, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़। अब फिर से ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, पीछे आपको बताया है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, हाफ x1 y1 1, ये x1 y1 हो गया अपना है ना, तो 2 - 3 1 k - 1 1 0 4 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। इट शुड बी 0 क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है, बस k निकल जाएगा। 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 - 1 - 4 प्लस 3 k - 0 प्लस 1 4k - 0। ठीक है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर लेता हूँ एक्सपेंड, सब ज़्यादातर उसी के अलॉन्ग करते हैं। तो -10 प्लस 3k प्लस 4k, 4k आ रहा है ना, हाँ 4k इज इक्वल्स टू 0, तो 7k इक्वल्स टू 10 आ गया, क्या आ गया 7/10, क्या आ गया भाई 7/10, सॉरी 10/7, क्या लिखता रहता हूँ मैं भी पता नहीं, ये आ गया 10/7। अब बच्चे कहते हैं कि भैया ये तो ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, 4k पूछ रहा है वो, k की वैल्यू नहीं पूछ रहा, 4k की वैल्यू पूछ रहा है। 4 × k यानी 4 × 10/7, कितना आ गया 40/7। सही है, डी हो गया। बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में तो आप चीटिंग भी कर सकते हो। उसने बोला यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट। अब MCQ है, उसको क्या पता हमने डिटर्मिनेंट यूज़ करा है कि नहीं करा है कि नहीं। तो आप चाहो तो सीधा 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ये अपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आप यहाँ पे पुट करोगे, बस आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ख़त्म है ना। बट फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ डिटर्मिनेंट से। भैया देखो हमको 2 पॉइंट गिवन है, दोनों के दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 1 2 और 3 6। ठीक है, अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने इसी लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट खुद से एज्यूम कर लिया, जिसको मैंने XY बोल दिया। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0 है ना। तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया कि हाफ x1 y1 1 यानी 1 2 1 xy1 और 3 6 1 है ना। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, आप इसको एक्सपेंड करो, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ रहा है देखो, 1 y - 6 -2 x - 3 प्लस 1 6x - 3y इक्वल्स टू 0। कर लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, y - 6 -2x प्लस 6 प्लस 6x - 3y इक्वल्स टू 0। 6 और 6 कट गए है ना, y और 3 y - 3y कितना हो गया, 6x - 2x हो गया 4x - 2y, तो 4x इक्वल्स टू 2y, इसको काट दिया तो 2x इक्वल्स टू y आ गया है ना, 2x इक्वल्स टू y, ए हो गया। सही है, बढ़ते अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है। माइनर ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, याद है भाई क्या होता था। आज मैं वीडियो में सारे बेसिक कंसेप्ट करा रहा हूँ और वो वाले करा रहा हूँ जो बड़े छोटे छोटे हैं और बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, आ जाता है ना उनसे सीधा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का माइनर, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या क्या बच गया हमारे पास, 2 - 3 1 5, बस इसको एक्सपैंड कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 + 3 यानी 13। तो ये हो गया हमारा माइनर। ठीक है मित्रों, ख़त्म। अब देखो इसमें इसने कोफैक्टर्स पूछे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर, किसका, A12 का, A22 का, A32 का। ठीक है, ये स्मॉल ए से तो एलिमेंट को ही दिखाता है ना, इसका जो कोफैक्टर होगा उसको जनरली कैपिटल ए लिखते हैं हम है ना, कैपिटल। तो हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं
और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, माइनर की तरह ही निकलते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है ना, याद होगा, नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहले 1 2, 1 2 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो छोड़ दो भैया, सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गए, कौन से 4 एलिमेंट बच गए, माइनस साइन थीटा -1 1। इसको एक्सपैंड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो 0 ही आ गया भैया, लिखो 0। ठीक है, अब 1 और 2 जो है, क्योंकि इनका सम ऑड है तो यहाँ पे हमको साइन चेंज करना होता है कोफैक्टर में, माइनर में साइन चेंज नहीं करते। कोफैक्टर में जहाँ पे रो और कॉलम का सम ऑड होता है वहाँ पे साइन चेंज करते हैं। इनका सम है 3, क्या है 3, तो यहाँ पे साइन चेंज करना चाहिए था, बट 0 का साइन चेंज करके क्या करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब 2 2 निकालना है, 2 2 में क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट रह गए, 1 1 -1 1, एक्सपैंड करेंगे, 1 + 1 आ गया 2, कितना आ गया 2। अभी ये क्या लिखा है, माइनर लिखा हुआ है। कोफैक्टर कब बनेगा, जब इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 + 2 4 है, इवन है, इवन पे साइन चेंज नहीं करते, यही कोफैक्टर है। ठीक है, अगर ये इनका सम ऑड होता तो साइन चेंज करता, फिलहाल ये निकल गया, यही माइनर है, यही कोफैक्टर है। 3 2, 3 2 कैसे निकलेगा, थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, ये बच गए। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा आ गया, है ना, 2 साइन थीटा। ये तो अभी माइनर निकला है। अब इसको कोफैक्टर बनाना है तो ये देखना पड़ेगा साइन चेंज करना है कि नहीं। 3 + 2 5, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा। तो ये तीनों कोफैक्टर्स निकल गए। बाकी वैसे तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो मेरे को आपको कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज़ कराना था, मैंने तीनों निकाल लिए। पहला निकालते हमें आंसर पता लग गया था ए है ना, पेपर में तो टाइम बचाना है ना भैया, तीनों निकाले थे, पहला निकालते ही पता लग गया था, पहला तो 0 इसी में है, तो यही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4। ठीक है, 6 का माइनर बताना है ना, माइनर 6 की पोजीशन देख लो क्या है, 6 की पोजीशन है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और 4 का कोफैक्टर बताना है, तो 4 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, उसका कोफैक्टर बताना है। कुछ लोग इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं कोफैक्टर को, कुछ लोग इसको कैपिटल सी लिख लेते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर दोनों एक ही तरीके से निकलते हैं, बस कोफैक्टर में हमें साइन चेंज करना होता है, कहाँ पे, जहाँ पे सम ऑड हो। माइनर में कोई साइन चेंज नहीं होता। जैसे अब हमें माइनर निकालना है 2 3 का, तो हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दी, कौन से 4 एलिमेंट बच गए, 1 2 7 8, तो ये आ गया 8 - 14, है ना, कितना आ गया -6। फिर निकालना है कोफैक्टर किसका, 2 1 का, 2 1, इसको छोड़ दो, क्या बच गया 2 3 8 9, तो ये आ गया 18 - 24 -6। लेकिन क्योंकि ये कोफैक्टर है, हमने देखा यहाँ पे रो और कॉलम का सम 3 आ रहा है, विच इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, -6 से क्या बना देंगे इसको, +6, निकल गया भैया -6 और 6, -6 और 6, डी हो गया आंसर, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CIJ जो है वो कोफैक्टर है AIJ का, तो इसकी वैल्यू निकालो। क्या निकालना है हमें, A32 × C32। A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 5, तो ये तो 5 हो गया, इनटू अब चाहिए C32, निकालना पड़ेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 4 एलिमेंट्स रह गए, 2 5 6 4, है ना, तो ये आ गया 8 - 30 यानी -22। लेकिन पोजीशन पे ध्यान देंगे 3 2, 3 + 2 ऑड है, इसीलिए इसका साइन चेंज करेंगे, ये +22 हो जाएगा, तो 22 × 5 आ गया 110। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी है भाइयों, छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता, कि भैया अगर आपने मान लो कोई किसी रो के एलिमेंट लिख दिए, जैसे A11 A12 A13, आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए और आपने उसी रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी रो के क्या करा, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता है डिटर्मिनेंट A के इक्वल, कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा। बट अगर आपने किसी रो के एलिमेंट लिए, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए
और उसको किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है ये, सीधा ज़ीरो आता है। आप करके देख सकते हो, टाइम ख़राब नहीं करना। लेकिन पेपर में कभी भी अगर किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, रिजल्ट डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, कि जो उसका डिटर्मिनेंट होता है। अगर किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, हमेशा रिजल्ट ज़ीरो आएगा। सेम बात कॉलम पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। चलें आगे। अरे तो इसका आंसर तो बताते चलें आगे जाने से पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ज़ीरो, ठीक है। अब देखो आपको आता होगा इसका एडजॉइंट निकालना, बट टाइम बचाना है पेपर में, तो अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे निकलता है एडजॉइंट। कि कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की ABCD, और आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो बस डायगोनल वाले एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, इनकी पोजीशन बदल दो, D को इधर ले आओ, A को इधर, ठीक है, इनकी पोजीशन बदल दो, और इन दोनों का बस साइन चेंज कर दो, पोजीशन वही रखो, बस साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो अब जैसे हमें इसका बताना है, तो डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा 4 और 1, इनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो -2 और -3, ठीक है। कौन सा आ गया भैया, B आ गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो इसमें क्या निकालना है, AB होल इन्वर्स निकालना है ना। तो या तो पहले A और B को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाल लो, या फिर ये प्रॉपर्टी पता ही है हमें कि AB होल इन्वर्स क्या होता है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होता है, पता है। B इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। A इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये सब कुछ मुझे वानी निकल जाएगा भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो B का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 - 2, 1 आ गया, 1 कितना अच्छा डिटर्मिनेंट आया है ना। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को बदल दो, इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इनके बस साइन चेंज कर दो, तो 2 और 1। फिर निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, -8 -3 -11 आ गया, और फिर निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा, इन दोनों की जगह बदल दो, -4 और 2, इनका बस साइन चेंज कर दो, -3 -1, ठीक है। कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो गए, -1/11 आ गया, और ये 3 2 1 1 -4 -3 -1 2, इनको मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -12 -4 सॉरी -12 और -2 है ना, -14 आ जाएगा, तो ये आ गया -14। तो पहला एलिमेंट निकालने से ही मुझे पता लग गया ये दोनों तो नहीं हो सकते आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करूँगा +14 आ जाएगा, इनमें से एक होगा, है ना। आगे भी निकालना पड़ेगा अगला एलिमेंट, उससे ही पता लग जाएगा दोनों में से कौन सा सही है, पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसको इससे किया तो क्या आ गया, ये आ गया -9 + 4 -5 हो गया है ना, -5 हो गया, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करूँगा +5 हो जाएगा, ये हो गया आंसर भाई, ठीक है। पूरा आपको करना है, आप कर सकते। अब ये देखो भाइयों, ये एक मैट्रिक्स है, ये B है, हमें नहीं पता, और ये एक मैट्रिक्स है, हमें B निकालना है, B और इसका प्रोडक्ट ये है, तो देखो B है ये, ठीक है, ये वाली तो B है ही, इस वाली को मैं A लिख लेता हूँ, तो B इंटू A, इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो इसको मैं 6i लिख सकता हूँ, सही है। अब मुझे B निकालना है, तो दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ क्या किया हमने, A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे रह गया B और ये हो गया 6 A इन्वर्स, सही है। तो B आ जाएगा 6 इंटू A इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया भाइयों, B आ गया 6 इंटू 1/6। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, इन दोनों की जगह बदल दो, 4 और 1, और इनका बस साइन चेंज कर दो, 2 और -1, 6 और 6 कट गया, आ गया आंसर 4 2 -1 1, यही आ गया, सही है। अब देखो बच्चों, ये 3 हमको इक्वेशन गिवन है ना, क्या क्या है, x + y + z = 2, 2x + y - z = 3, 3x + 2y + kz = 4।
इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि हम सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 -1 3 2 k, ये x y z और ये 2 3 4 ऐसे ही करते हैं, है ना। इनको नाम दे देते हैं हम, इस वाली को a लिख ले रहा हूँ, इस वाली को x लिख रहा हूँ, इस वाली को b लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया ax = b, ठीक है ना। क्या किया भैया, इस वाली को x लिख दिया और इस वाली को b लिख दिया। अब ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपको पता होगा यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है हमने। तो 1 1 1 2 1 -1 3 2 k ≠ 0 कर लो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा देखो। अब ये सब हटा देता हूँ ना, ये सब अब किसी काम का थोड़ी है, जगह बना लेते हैं। क्या आ जाएगा 1 k + 2 -1 2 k + 3 +1 4 - 3 is not equal to 0। तो k + 2 - 2k - 3 + 1 सही है। तो ये 2 1 3 कट गए, ये तो, अरे ये तो कट ही गए भाई। तो k ≠ 0 आ गया, तो है ना। तो k 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भैया वो पूछ रहा था k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सेम है, इसको भी चाहो तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पीछे लिखा था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं मेरे भाइयों, जब डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, 0 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो यहाँ से, जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए। 2 1 -1 -3 -2 k 6। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता कि भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, क्या कंडीशन होती है, तो भैया पढ़ो, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप पढ़ो। आपको 11th और 12th वीडियो मिलेगी जिसमें मैट्रिक्स मेथड पढ़ाया है, वहाँ पे ये सब समझाया हुआ है। नहीं तो आप याद कर लो कंडीशन, 1 नंबर का आपका काम है, वो तो हो ही जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 1 तो ये हो गया 6 - 2k + 1 12 - 3 + 1 -4k + 3, कितना आ जाएगा ये। 12 - 3 9 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, और ये 15 + 3 हो जाएगा 18। ये हो जाएगा -2k और -4k -6k। तो k आ गया भाइयों 3, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को बच्चे कहते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे आ गया एमसीक्यू में। अबे तो सॉल्व थोड़ी करना है इनको, सीधा ये वैल्यू उठा के पटको ना इसमें भाई, ये वैल्यू इसमें उठा के पटको, देखो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। x की जगह -4 लिखा, y की जगह -3 लिखा, z की जगह 2 लिखा, कितना आ गया ये 2 और 3 5 -4 1 आ गया। ये तो नहीं कर रही सेटिस्फाई, गलत हो गई। अगली को पुट करके देखो इधर, x की जगह -1, y की जगह -3, z की जगह 2, कितना आ गया ये 3 2 5 -1 4 आ गया। ये हो सकता है आंसर, अभी इसको रखते हैं, हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि हो, क्योंकि ये सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं सब में पुट नहीं कर रहा, टाइम ख़राब होगा बहुत, क्या पता बाकी कट ही जाएँ, इसको सेटिस्फाई ना करे तो यही सही हो जाएगा। बाई चांस अगर और कोई ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई कर गया तो फिर मैं वो जो 2 मेरे ऑप्शन आएंगे उनको मैं इनमें पुट करके देखूंगा। अभी मैं सिर्फ एक से ही काम चलाता हूँ, क्या पता ये तीनों कट ही जाएँ, इसी को ना सेटिस्फाई करें। तो 2 रखा है इसमें, -4 + 6 6 2 8 -4 4, देखो 4 आ गया, ये भी कर रहा है सेटिस्फाई, है ना। ये वाले दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इसको करके देखो पुट, इसमें इसको इसमें पुट करो, 3 - 6 + 9 9 3 12 - 6 6, ये नहीं कर रहा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और डी तो कट गए भैया, ये दोनों बच रहे हैं, दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगली इक्वेशन पकड़ लो, पुट कर लो किसी भी एक को, जिसको भी आपको करना है। ये इक्वेशन पकड़ ली, इसमें x की जगह -1 डाला, y की जगह -3 डाला, z की जगह 2 डाला, कितना आ गया ये -1 + 6 + 4 6 4 10 -1 9, ये भी इसको भी कर रहा है यार सेटिस्फाई। तो फिर एक काम करो, अब इसको इसमें भी डाल ही लो, है ना भैया, ये इसको भी कर रहा है सेटिस्फाई, इसको भी कर रहा है, देख लेता हूँ क्या पता तीसरी को भी कर जाए तो फिर सही है।
तो इसको इसमें पुट किया तो 2 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 माइनस 5 1, ये सही है भैया, बी सही है, ख़त्म। आंसर क्या आ गया? बी। चलते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए, और कुछ बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होता। ध्यान से देखेंगे, ये 3 इक्वेशन है, पहले मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो पहले मैट्रिक्स बनाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे 2 3 1 3 1 -2 a 2 -b, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, दूसरी रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट, ये तीसरी के यहाँ पे, ठीक है। और फिर वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, और आप देखो तो तीनों में ही सामने ज़ीरो है। तो जब बेटा ये ज़ीरो होते हैं ना तीनों के तीनों कांस्टेंट, तो जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया एक्स, और ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। तो जब भी सारे कांस्टेंट ज़ीरो होते हैं ना, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं, होमोजीनियस। और होमोजीनियस में क्या होता है, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखना भैया, कंडीशन 1 नंबर में काम आएगी। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है कि सीधा सीधा हम कह देते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। वो कब ज़ीरो होगी? जब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर भैया हमारा डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, खुद सोचो, दोनों तरफ हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तो एक्स बच गया, वहाँ पे ज़ीरो, तो सीधा सीधा एक्स ज़ीरो आ गया ना, मतलब तीनों वेरिएबल क्या हो गए? ज़ीरो। दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल, जब ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इन्वर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो उस केस में क्या होता है? नॉन ट्रिवियल, जिसको आप इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोलते हो, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो कब होगा? जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो भैया कि जब भी इक्वेशंस में सारे कांस्टेंट क्या होते हैं? ज़ीरो, तो उन्हें होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। और अगर उसमें लिखा है ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल है तो डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल बोला है, तो यानी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो यानी 2 3 1 3 1 -2 a 2 -b, इट शुड बी ज़ीरो, ठीक है। अब ये सारा हटा देता हूँ भैया, क्योंकि जगह बनानी है। आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना जो भी लिखना हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 -b -4 -3 -3b प्लस 2a प्लस 1 -6 -a। देखते हैं क्या आ जाता है। ये आ जाएगा -2b -8 प्लस 9b -6a -6 -a = 0। तो ये हो गया 9b -2b 7b हो गया। 7b ये कैसा आ रहा है भाई? चलो कोई नहीं, -6 से और -a हो गया -7a, और कांस्टेंट्स 8 है और 6 है, 14 हो गया है ना। चाहूँ तो दोनों तरफ से क्या, इधर से -7 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा a -b + 2 = 0 है ना। तो a -b = -2 आ गया है। तो कोई भी नहीं आ रहा है इसमें से, चेक करें कैलकुलेशन एक बार। a -b = 2 तो दिख रहा है इसके पास, -2 तो दिख, मिल गई भाइयों, गलती मिल गई। ये रही, देखो ये यहाँ पे +2 था, मैंने गलती से -2 लिख दिया है, गलती। चलो MCQ के ये भी फ़ायदे हैं, गलती मिल जाती है कि नहीं। अब ये पूरा सही करना पड़ेगा। तो 2 के साथ आना था -b, और ये आ जाएगा 2 × 2 4 +4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये +4 हो गया, और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, 3 × 2 जहाँ पे 6 करा होगा हमने यहाँ पे, तो ये +6 होगा। तो ये +8 हो गया, +6 हो गया, +14 हो गया, है ना। ये हो गया -2, ये हो गया +2। आंसर आ गया भाई ए, ठीक है। बढ़ते हैं अब। ये तो देखो लड्डू क्वेश्चन है। a² = i गिवन है। जब a² अगर i के इक्वल है, a इन्वर्स निकालना है, चुपचाप दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? a हो गया, पावर से ऐड हो गई, है कि नहीं, 1 रह गई। और i × a इन्वर्स क्या हो जाएगा? a इन्वर्स निकल गया जी। a इन्वर्स किसके इक्वल है? a के, ख़त्म।
अब देखो थोड़े वो क्वेश्चन कराता हूँ जो CBSE के इस बार सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। सारे नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ मैं पिछली वीडियोस में आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, जो नहीं कराए वो करा रहा हूँ। अब जैसे ये है, कह रहा है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालो, कोई क्वेश्चन है बताओ। सीधा सीधा एडजॉइंट ए निकाला, कैसे निकालते थे बताया था ना, इन दोनों को बदल दो बस, डायगोनल एलिमेंट्स को, यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 लिख दो, इनका साइन चेंज कर दो बस, -5 और ये 11, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ख़त्म, इसका ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, मिल गया आंसर। 7 11 -5 2 C मिल गया, ठीक है। बट अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ना बच्चे थोड़े से हिल जाते हैं, पता नहीं क्यों, आसान सा क्वेश्चन है भाई, इस पर फोकस करो। सबसे पहले तो क्या गिवन है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ AI2 इंटू कैपिटल AI2 फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 2 3। मतलब क्या है इसका, कि ये वाली जो टर्म है इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक डालनी है, एक एक बढ़ानी है, वो जो 3 टर्म्स आएंगी उनको ऐड करना है। ये मतलब है कि सबसे पहले इसमें आई की वैल्यू 1 डालो भाइयों, तो ये 1 2 हो गया, सही है ना। देखो 2 तो 2 ही रहेगा, बस मेरे को आई की जगह वैल्यू बदलनी है, तो आई की जगह पहले दोनों जगह मैंने 1 डाला, एक टर्म आ गई, अब प्लस, अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब इन दोनों आई की जगह आएगा 2, ठीक है, प्लस फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब इन दोनों आई की जगह 3 आएगा, और बढ़ेगी 4 नहीं आएगा क्योंकि उसने 1 से 3 तक ही बोला था, ठीक है, ये आ गया। अब ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ध्यान से देखो इन तीनों को, ये तीनों क्या है, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम, और ये उन्हीं के कोफैक्टर हैं। तो जब किसी सेम रो के या कॉलम के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ए, बता चुका हूँ आपको, है ना। और डिटर्मिनेंट ए तो -7 दे रखा है, ये लो हो गया क्वेश्चन, हो गया भाइयों, ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इसमें टाइम ख़राब नहीं करना, देखो क्वेश्चन देख के तुमको आइडिया हो जाएगा, इसको देख के ना आइडिया हो सकता है कि पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। इनको देख के आपको पता लग रहा है कि मेरे को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सब जगह पे ए इनवर्स और बी इक्वल है या बी इनवर्स बी इक्वल है, बी इनवर्स और बी तो मतलब ही नहीं है, तो बेकार की बात है। ये होता तो फिर तो मुझे पूरा बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, है ना, या बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आई के इक्वल है, ये तो नहीं हो सकता। ए और बी में रिलेशन होगा, इनमें से कोई आंसर होगा, इनमें से कोई आंसर है, तो मुझे दिख रहा है कुल मिला के मेरे को प्रोडक्ट निकालूंगा तो बात बन जाएगी। तो मैं ए और बी का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, पूरा नहीं निकालूंगा मैं, मेरे को सिर्फ एक आधे एलिमेंट से ही आइडिया हो जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 + 4 + 0 6 आ रहा है, तो अब मुझे पता लग गया ये यही आएगा। कैसे पता लग गया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 1 आता तो A × B आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती, ये ऑप्शन सही हो जाता कि A का इन्वर्स B है, पर यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो भैया इन दोनों ऑप्शन को देखूंगा तो आइडेंटिटी तो बनेगी, तभी इनमें से कुछ बनेगा, है ना। तो मेरे को पता लग गया था ये 6i बनेगा, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, AB = 6i। नहीं पता लगा कि मुझे कैसे पता लगा, तो अब देखो, अब आगे करते करते आपको आइडिया होगा। ये AB = 6i आ गया, है ना। अब भैया ये कंडीशन सही है कि ये कंडीशन सही है, मेरे को ये वाली सही लग रही है। क्यों, देखो दोनों तरफ अगर आप B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, A, ये 6 B इनवर्स, तो B इनवर्स क्या आ गया, 1/6 है, ठीक है। कि जब भी कभी कोई दो मैट्रिक्स होती है ना, मान लो ऐसे लिखा है A इनवर्स = B, या B इनवर्स = A, या A इनवर्स = K × B लिखा हुआ है, या B इनवर्स = K × A, ऐसे लिखा है, तो पक्का इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना A और B का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या उसका कोई मल्टीपल बनेगा, है ना। अब अगर ये इक्वल होते तब तो एग्जैक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट 6 आ रहा था, तो क्योंकि आइडेंटिटी का मल्टीपल बनना है तो ये सेम ही आएंगे, अगर यहाँ 6 आता तो 6 आता, 8 आता तो 8 ही आता, इसलिए मैंने सारे मल्टीप्लाई नहीं करे, तो ऐसे पेपर में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। अब ये देखो भाइयों, A² = 2A दे रखा है, लड्डू क्वेश्चन है, A² = 2A, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, दोनों तरफ क्या किया मित्रों, डिटर्मिनेंट ले लिया, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, है ना, और ये 2n × डिटर्मिनेंट A। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पीछे वीडियोस में बता चुका हूँ,
नहीं पता तो देखो, एक प्रॉपर वीडियो इसी पे बनी हुई है जिसमें सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लिख देता हूँ फ़िलहाल। तो कुछ लोग भैया ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो नहीं देखेंगे, थोड़ा आलस कर जाएंगे, पर मैं उनका लॉस नहीं करवा सकता। एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी है भाइयों, के इंटू ए डिटर्मिनेंट इज़ के रेज टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये दोनों यूज़ कर लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख गया मेरे भाइयों आपको कि डिटर्मिनेंट ए आ गया 2 रेज टू दी पावर एन, और एन है 3, तो 2 क्यूब हो गया भाइयों, 8 आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, कुछ बच्चे ना कई बार कहते हैं कि सर आपने इस पर एक बात पे ध्यान नहीं दिया, आपने गलती कर दिया, आपने यहाँ से स्क्वायर काट दिया। अरे भाई मैंने स्क्वायर क्यों काटा है मुझे पता है भाई। कई बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे कर दो ना, इसको यहाँ ले आओ, डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ गया, अंदर आ गया डिटर्मिनेंट ए -2 रेज टू दी पावर एन, एन 3 है। तो डिटर्मिनेंट की तो 2 वैल्यू आ रही है, 0 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अरे भाई 0 नहीं आ सकता, उसने बोला है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर में 0 कैसे आ जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होती तो 0 आता ना डिटर्मिनेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर काट दिया था, क्योंकि मेरे को पता था डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। अगर मेरे को नहीं पता होता तो मैं इसको नहीं काट सकता था, फिर मैं वैसे ही करता, है ना। वैसे चाहो तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, देखो करूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a गिवन है ना। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, है ना। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 2a इंटू ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2i। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट i। n कितना है, ये रहा ऑर्डर 3, तो डिटर्मिनेंट ए इज़ 2 का क्यूब, और i का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये भी देखो CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है यार। क्या है इसमें, देखो के ए इक्वल्स टू 0, 3a, 2b, 24। तो ये रहा a, इसको k से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा, 0, 2k, 3k, -4k, और ये 0, 3a, 2b, 24। तो यहाँ से अब आपको देख ही रहा होगा क्या क्या पूछा है उसने, k पूछा है, a पूछा है, b पूछा है कि नहीं। k तो यहाँ से निकल गया, देखो -4k इक्वल्स टू 24, k आ गया -6, सही है। फिर ये देखो 2k जो है वो 3a के इक्वल है, 2k जो है वो 3a के इक्वल है। k को -6 डालूंगा -12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा, a आ जाएगा -4। k और a से ही आंसर पता लग गया, b है ना। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना है तो निकाल लो कि ये इक्वल्स टू 3k, निकल जाएगा ना बस। ये भी CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है लड्डू से। 14 इंटू ए इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है ना। तो डिटर्मिनेंट ए तो निकल ही जाएगा सीधा ही, कितना हो गया ये, 6 + 1 7, तो 14 इंटू 1 अपॉन 7। एडजॉइंट ए भी निकल जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2 यहाँ 3 यहाँ, इनके बस साइन चेंज कर दो, -1 और 1, तो ये आ गया 2 2 -1 1 3। 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर क्या, कि नहीं करना है, करा है इसने, नहीं करा, सी दे दिया आंसर, है ना। चलते हैं। ये भी हमारा CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है लड्डू। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, ये रहा ए, है ना। ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3i, यानी 3003, यही होगा ना। मल्टीप्लाई कर लो भैया, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, है ना, और ये अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इधर गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3003। वैसे पूरा इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही पता लग गया। देखो ये तो 0 आ ही रहे हैं, दोनों इक्वल है ही, ये 3 के इक्वल हो गया है ना। तो यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 3 है कहीं पे, ये रहा सी, है ना।
हो गया, बढ़ते हैं। ये भी भैया CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ए निकालना है, एक्सपैंड करो सबसे पहले तो 1 × 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा, फर्स्ट रो के लॉन्ग ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा +1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा +1, ये आ गया भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा 2 हो गए, 2 + 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 sin अल्फ़ा इंटू दिस, तो ये भी हो गया 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो ये आ गया 2 + 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा, इतना आ गया। अब ये कह रहा है अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 2π है। देखो मेरे भाई, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 2π तक है, तो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 ही होगी। सही बात है। मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, एक बार चेक कर ले क्या। 1 लिया तो 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा सही है, माइनस साइन अल्फ़ा लिया तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये प्लस आना था भाई, ये प्लस आना था, तो ये 0 हो जाएगा। ये तो पोर्शन आएगा ही नहीं, है ना, ये 0 हो जाएगा। कट गया, ये तो कट जाएंगे ना दोनों, इतना ही आएगा। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। अब क्या बात कर रहे थे कि अल्फ़ा गिवन है, ये जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 2π है तो साइन अल्फ़ा तो -1 से 1 ही होता है, वैसे भी 1 - 1 के बीच में घूमता है कि नहीं। और साइन स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू ख़त्म, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 से 2, है ना। और फिर दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा, तो 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा +2 जो है वो हो जाएगा 2 से 4, यानी जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, यही तो है ना डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 से 4। अब जिन बच्चों का इनइक्वालिटीज़ में हाथ तंग है वो ऐसे नहीं कर पाते, तो एक तरीका और है, वो सीधा भी देख सकते हैं भैया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1 डालोगे तो 4 आ रहा है, -1 डालूंगा तब भी 4 आ रहा है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा लीस्ट कब होगा, जब 0 डालूंगा, है ना। 0 डालूंगा तो 2 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम 4, तो 2 से 4। बाकी वैसे ये बेस्ट रहता है भैया, इनइक्वालिटीज़ नहीं आती तो बेटा सीख लो। 11th की यादें हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से सीखो, बहुत काम आती हैं इनइक्वालिटीज़। 2 से 4 मार्क करो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो लड्डू क्वेश्चन है, कह रहा है C = 5A + 3B। बस 5A और 3B पे ध्यान देना है, ये भी CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। 5A + 3B, A का ऑर्डर दे रखा है हमको 3 × n, और B का ऑर्डर दे रखा है m × 5। तो एक बात बताओ मुझे कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐड कब हो सकती हैं। ऐड कर रहा हूँ ना मैं, ऐड तो तभी हो सकती है जब बिल्कुल ऑर्डर सेम हो, जितनी रो इसमें है उतनी इसमें हो। m कितना होना चाहिए, 3 के इक्वल। जितने कॉलम इसमें उतने ही इसमें होने चाहिए, n होना चाहिए 5 के इक्वल। सही बात है कि नहीं, m होना चाहिए 3, n होना चाहिए 5। फिर क्या पूछा है इसने, C मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। चलो तो n को हमने 3 लिख दिया, m को 3 लिख दिया, है ना। क्या कह दिया हमने भैया कि ये और ये इक्वल है, तो m जो है वो 3 हो गया, और ये इक्वल है तो ये 5 हो गया, तो दोनों का ऑर्डर हो गया 3 × 5। तो ऐड जब करूँगा तो ऑर्डर चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो 3 × 5 ही आएगा। तो C का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 5, है ना। हो गया, बढ़ते हैं। अब ये तो यार लड्डू क्वेश्चन है, पर CBSE के पेपर में आया हुआ था, सैम्पल पेपर में, मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। क्या करना है, बस कंपेयर करके A B तो निकालने हैं कि भैया 2A + B किसके इक्वल है, 4 के। A - 2B किसके इक्वल है, -3 के। 5C - D किसके इक्वल है, 11 के। और 4C + 3D किसके इक्वल है, 24 के। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ABCD तो निकाल ही लोगे, और जब ABCD निकाल लोगे तो इसमें पुट भी कर लोगे, पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में आंसर बता देना मित्रों, मैं बता दूंगा आपने सही बताया कि नहीं। ठीक है, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाइयों, छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है यार, देखो सिंपल है,
कि भैया ऐसे लिखा है, मान लो a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ख़त्म। सही है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, लव यू ऑल, बाय।